Good afternoon. As I have earlier told and uploaded the matter of section 10 and 11. बेसिकली जो प्रिंसिपल है डॉक्ट्रिन ऑफ जो रेस सब जुडिस है, सेक्शन 10 ऑफ CPC लेस डाउन द प्रिंसिपल ऑफ रेस सब जुडिस। तो ये रेस सब जुडिस का मतलब क्या है? रेस सब जुडिस जो सेक्शन 10 में प्रोवाइडेड है उसका बेसिक जो मीनिंग है वो ये है, बिल्कुल मैं आपको एक कॉमन वर्ड में बताऊं, बिल्कुल सिंपल, ताकि इसको आप इजीली समझ सकें। वो ये कि ये एक ऐसा डॉक्ट्रिन है जो मल्टी स्पेशलिटी और मल्टीफीडियसनेस ऑफ केसेस को डिस्क्राइब करता है। मीनिंग देयर बाई कि ये जो सेक्शन 10 है वो इस पॉलिसी पर बेस करती है कि जब एक बार किसी सब्जेक्ट मैटर पर किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने कॉग्निजेंस लेकर उसका ट्रायल स्टार्ट कर दिया है, तब फिर उसी सब्जेक्ट मैटर पर किसी दूसरे कोर्ट को, किसी सब्सिक्वेंट कोर्ट को उसी रिलीफ के लिए हियरिंग करने से डिवार्ड करना है। मतलब यहाँ कहने का ये है कि जनरली होता ये था कि लोग एक रेमेडी लेने के लिए, एक रिलीफ लेने के लिए जितने सारे ऑप्शंस हुआ करते थे उन सबको एक्सरसाइज करता था। और अगर ये सिस्टम बना रहता तो उससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती कि उसी मैटर पर एक कोर्ट किसी के फेवर में जजमेंट दे रहा है, उसी सब्जेक्ट मैटर पर दूसरा कोर्ट किसी दूसरे के फेवर में जजमेंट दे रहा है। तो इससे एक बहुत बड़ा एक कॉन्स्टिट्यूशनल, एक लीगल क्राइसिस पैदा होता है। इसी को डिस्करेज करने के लिए सिविल प्रोसीजर कोड में सेक्शन 10 और सेक्शन 11 को इंसर्ट किया गया है। सेक्शन 10 के जो इंग्रेडिएंट हैं तो उसमें ये लिखा है कि नो कोर्ट शैल ट्रायल ऑफ एनी केस, कोई भी कोर्ट किसी ऐसे केस में, किसी ऐसे सिविल सूट में उसका ट्रायल नहीं करेगा जो कोर्ट जो सूट पहले से ही ऑलरेडी किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट में पेंडिंग है, किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट में उसका ट्रायल पेंडिंग है। सब जुडिस का मतलब है लिस्ट पेंडेंसी या पेंडेंसी। तो जब ऑलरेडी किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट में वो सूट पेंडिंग है तो फिर कोई दूसरा कोर्ट, कोई सब्सिक्वेंट कोर्ट उसमें कोई ट्रायल ना करे, उसमें कोई एक्शन ना ले, उसमें कोई प्रोसीडिंग ना करे। ये बेसिक प्रोविजन है सेक्शन 10 का। तो सेक्शन 10 इस बात को डिस्करेज करती है कि एक कोर्ट जो कॉम्पिटेंट है किसी सूट को ट्रायल करने के लिए, तो लेट इट बी ट्रायल द केस, उसी को उसका ट्रायल करना चाहिए और उसी को उसमें जजमेंट देना चाहिए। कोई दूसरा कोर्ट उसके पैरेलल या कॉन्करेंट उस सूट पर कोई ट्रायल ना करे। इसलिए ये एक पब्लिक पॉलिसी पर बेस है और सेक्शन 10 न सिर्फ पब्लिक पॉलिसी पर बेस है बल्कि पार्टीज का भी टाइम और मनी वेस्ट होने से बच जाता है
कोर्ट का टाइम भी वेस्ट होने से बच जाता है और जस्टिस में यूनिफॉर्मिटी हो, जजमेंट में यूनिफॉर्मिटी हो। ये भी एक बेनिफिट सेक्शन 10 से होता है। तो सेक्शन 10 के जो इंग्रेडिएंट है वो ये है कि सेक्शन 10 के एप्लीकेशन का इफेक्ट ये है कि प्रीवियसली अगर ये केस पेंडिंग है और वो केस अगर सब्सिक्वेंट कोर्ट में या किसी अदर कोर्ट में फिर से उठाया जाता है या फिर से फाइल किया जाता है, उन्हीं पार्टीज के द्वारा जो पहले केस में या पहले सूट में पार्टीज हैं, तो सब्सिक्वेंट कोर्ट को सेक्शन 10 रोक देगी कि ये जो केस है, ये जो सूट है, ऑलरेडी किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट में पेंडिंग है, इसलिए आप उसको ट्रायल नहीं कर सकते। ये बेसिक सेंस सेक्शन 10 का है। सेक्शन 10 के जो एसेंशियल इंग्रेडिएंट हैं वो ये हैं कि सेक्शन 10 के एप्लीकेशन का इफेक्ट ही ये होता है कि सब्सिक्वेंट कोर्ट में, यानी कि एक कोर्ट में, एक सिविल कोर्ट में जो कॉम्पिटेंट है, कोई सूट पेंडिंग है और उसी सूट को वही पार्टी किसी अदर कोर्ट में फाइल करते हैं, तो बाद वाली कोर्ट यानी सब्सिक्वेंट कोर्ट को सेक्शन 10 रोक देगा। सेक्शन 10 का इफेक्ट ही यही है। तो सेक्शन 10 के एप्लीकेशन के लिए उसके क्या इंग्रेडिएंट हैं? तो पहला इंग्रेडिएंट इसका ये है कि देयर मस्ट बी एग्जिस्टेंस ऑफ टू सूट, यानी सेक्शन 10 तब अप्लाई होगी जब दो सूट एग्जिस्टेंस में हो। एक तो प्रीवियस सूट जो ऑलरेडी पेंडिंग है और जिस कोर्ट में पेंडिंग है वो कॉम्पिटेंट कोर्ट है, और दूसरा सूट ऐसा सूट है जो सब्सिक्वेंट कोर्ट में या प्रीवियसली इंस्टीट्यूट सूट के बाद में फाइल किया गया है। तो बाद वाला सूट डिवाइड हो जाएगा ट्रायल करने से, पहले वाला सूट लीगलाइज और चलता रहेगा। इसलिए इसका पहला जो इंग्रेडिएंट है वो ये है कि दो सूट होना चाहिए, एक पहले से ही फाइल्ड हो और दूसरा फाइल होने जा रहा है। सेकंड इसका जो इंग्रेडिएंट है वो ये है कि बोथ सूट्स मस्ट बी फाइल्ड इन ए कोर्ट। दोनों सूट कोर्ट में फाइल होना चाहिए। पहला ऑलरेडी फाइल्ड हो चुका है कॉम्पिटेंट कोर्ट में और दूसरा अब फाइल होने जा रहा है, या फाइल होने के लिए पार्टीज ने अपना प्लेंट या एप्लीकेशन फाइल कर दी है। तो एक ऑलरेडी फाइल्ड हो चुका हो और दूसरा फाइल होने के लिए पार्टीज फॉरवर्ड हो रहे हैं या ऑलरेडी फाइल हो चुका है। तो इस तरह पहले केस का फाइल होना जरूरी है, और यहाँ पर कोर्ट सूट फाइल होने का मतलब है कि उसमें कॉम्पिटेंट कोर्ट ने प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी हो, तब फिर सेक्शन 10 अप्लाई होगी। सेक्शन 10 का तीसरा जो इंग्रेडिएंट है यानी डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सबजुडिस का, वो ये है कि कोर्ट को कॉम्पिटेंट होना चाहिए। कौन से कोर्ट को कॉम्पिटेंट होना चाहिए? जिस कोर्ट में प्रीवियसली यानी पहले से ही कोई सूट इंस्टीट्यूट कर दिया है, वो कोर्ट अगर उस सूट को ट्रायल करने के लिए कॉम्पिटेंट है, तब फिर सेक्शन 10 अप्लाई होगी और सब्सिक्वेंट कोर्ट को यानी बाद वाली कोर्ट को ट्रायल करने से रोक पाएगी, अदरवाइज नहीं। कहने का मतलब ये हुआ कि पहले वाली कोर्ट ही अगर कॉम्पिटेंट नहीं थी तो आप दूसरा सूट किसी दूसरे कोर्ट में ला सकते हैं और सेक्शन 10 का एप्लीकेशन नहीं होगा, सेक्शन 10 अप्लाई नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई सूट
जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाना चाहिए था, यानी जिस सूट को ट्रायल करने के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्पिटेंट है, और वो सूट अगर आपने सिविल जज के यहाँ सब पेश कर दिया, यानी सिविल जज के यहाँ सबमिट कर दिया, तो यहाँ सेक्शन 10 अप्लाई नहीं होगी और आप दूसरा सूट उसी केस पर दूसरी कोर्ट में ला सकते हैं, क्योंकि पहले वाली कोर्ट इसमें कॉम्पिटेंट नहीं थी। यानी सेक्शन 10 का आप इफेक्ट तो जान ही चुके हो कि सेक्शन 10 का मतलब है बाद वाली कोर्ट को, यानी सेकंड सूट को और सेकंड कोर्ट को रोकना है कि उस विषय पर ऑलरेडी, उस सब्जेक्ट मैटर पर ऑलरेडी पहली कोर्ट प्रोसीडिंग कर रही है, तो बाद वाली कोर्ट को रोक देना चाहिए। तो सेक्शन 10 तभी अप्लाई होगी जब प्रीवियसली कोर्ट उस सूट को सुनने के लिए कॉम्पिटेंट है। अगर उस सूट को हियर करने के लिए या उस पर ट्रायल करने के लिए प्रीवियस सूट कॉम्पिटेंट नहीं है, तो बाद वाले सूट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और सब्सिक्वेंट सूट भी इंस्टीट्यूट हो जाएगा और ट्रायल होगा। नेक्स्ट, इसका जो एलिमेंट है, इंग्रेडिएंट है, वो है कि पार्टीज मस्ट बी सेम इन बोथ सूट्स। एज आई अर्लियर टोल्ड टू यू, for the application of section 10, the parties must be same in both the suits, then section 10 will be applied. Meaning thereby here कि अगर प्रीवियस सूट में प्लेंटिफ और डिफेंडेंट वही हैं जो सब्सिक्वेंट सूट में हैं, तो फिर सेक्शन 10 अप्लाई होगी। मीनिंग देयर बाय, एक एग्जाम्पल से मैं आपको इसको क्लियर करूं कि एक सूट ए और बी के बीच में सीजे फर्स्ट के यहाँ पेंडिंग है। एक सूट सीजे फर्स्ट के यहाँ ए और बी के बीच में बिटवीन ए एंड बी पेंडिंग है, और प्रीवियस सूट में मकान नंबर H पर ए अपना क्लेम करता है। मकान नंबर H पर ए प्रीवियस सूट में क्लेम करता है। अब ए बी के अगेंस्ट में दूसरा सूट किसी दूसरे कोर्ट में लाता है मकान नंबर Z पर, तो यहाँ सेक्शन 10 अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि पार्टीज सेम होना चाहिए, सब्जेक्ट मैटर सेम होना चाहिए। पार्टीज अगर प्रीवियस सूट में कुछ अलग हैं, सब्सिक्वेंट सूट में अलग हैं, तो सेक्शन 10 अप्लाई नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, ए और बी के बीच में एक सूट सिविल जज के यहाँ पेंडिंग है एक्स प्रॉपर्टी को लेकर। ए और बी के बीच में एक्स प्रॉपर्टी को लेकर एक सूट पेंडिंग है, और उसी एक्स प्रॉपर्टी पर ए का ब्रदर डी बी के अगेंस्ट में कोई सूट लाता है, तो यहाँ सेक्शन 10 अप्लाई नहीं होगी। क्यों? पहले वाले सूट में जो पार्टीज थे वो ए और बी थे, दूसरे वाले सूट में पार्टीज डिफेंडेंट तो बी ही है, लेकिन प्लेंटिफ की जगह उसका ब्रदर पार्टी में, सूट में पार्टी है, इसलिए सेक्शन 10 अप्लाई नहीं होगी। मीनिंग देयर बाय, सेक्शन 10 के एप्लीकेशन के लिए जो पार्टीज यानी प्लेंटिफ डिफेंडेंट पहले सूट में हैं और वही सब्सिक्वेंट सूट में हैं, तो सेक्शन 10 अप्लाई होगा और सब्सिक्वेंट सूट प्रोहिबिट हो जाएगा ट्रायल करने से। नेक्स्ट आता है सब्जेक्ट मैटर शुड बी सेम इन बोथ सूट। पार्टीज भी वही होना चाहिए और सब्जेक्ट मैटर भी वही होना चाहिए दोनों सूट में, तब सेक्शन 10 अप्लाई होती है।
मीनिंग दरवाई कि अगर प्रीवियस सूट में पार्टीज तो वही हैं लेकिन सब्जेक्ट मैटर बदल गया तो फिर सेक्शन 10 अप्लाई नहीं होगी। सब्जेक्ट मैटर इन द सेंस कि प्रॉपर्टी वही होनी चाहिए। अगर प्रॉपर्टी पर डिस्प्यूट है, अगर रिलीफ पर सिमिलरिटी है, यानी कि प्रीवियस सूट में पार्टीज ने जो रेमेडी चाहिए है वही रेमेडी बाद वाले सूट में अगर वो क्लेम कर रहा है तो सेक्शन 10 अप्लाई होगी। अगर सब्जेक्ट मैटर डिफरेंट हो जाता है, यानी प्रीवियस सूट में सब्जेक्ट मैटर कुछ और है, पार्टी भले ही सेम हो, और सब्सिक्वेंट सूट में सब्जेक्ट मैटर कुछ और हो जाता है, तो भी सेक्शन 10 अप्लाई नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल कि पहले वाले सूट में जो ए और बी के बीच में पेंडिंग है, कंप्यूटर कोर्ट में पेंडिंग है, और पहले सूट में ए सिर्फ डिक्लेरेशन चाह रहा है, किसी चीज को डिक्लेयर कराना चाह रहा है, और बाद वाले सूट में किसी प्रॉपर्टी पर पोजीशन चाह रहा है, तो सेक्शन 10 अप्लाई नहीं होगी। इसलिए अप्लाई नहीं होगी कि सब्जेक्ट मैटर डिफरेंट हो गया है। फिर नेक्स्ट इसमें आता है काज ऑफ एक्शन सेम होना चाहिए। काज ऑफ सेक्शन का मतलब समझते हैं आप? काज ऑफ एक्शन का मतलब है कि वो एक नीड सो दैट द पार्टीज हैज अप्रोच्ड इन कोर्ट। वो एक ज़रूरत थी जिसकी वजह से पार्टीज कोर्ट में आई। मीन्स कि वो अपने लेवल पर किसी रेमेडी को अवेल नहीं कर सकते हैं, और कोर्ट ही सोलली यानी ओनली सोर्स टू गेट देयर रेमेडी एंड नो अदर वे। दिस इज कॉल्ड काज ऑफ एक्शन। काज ऑफ एक्शन का मतलब है कोर्ट में आने की जरूरत, नीड क्या थी, इसलिए कि वो अपने लेवल पर कोई रेमेडी अवेल नहीं कर सकते, कोई इशू सॉल्व नहीं हो सकता, तो इसे हम काज ऑफ एक्शन कहते हैं। तो अगर काज ऑफ एक्शन दोनों केस में है, और काज ऑफ एक्शन तो है लेकिन डिफरेंट डिफरेंट है, तो फिर सेक्शन 10 अप्लाई नहीं होगी। फिर नेक्स्ट आता है कि कोर्ट जिसमें प्रीवियसली केस पेंडिंग है वो कोर्ट भी कॉम्पिटेंट होना चाहिए। यहाँ कॉम्पिटेंस या कोर्ट का मतलब होता है, आप जानते हैं कि हर एक कोर्ट को जुरिडिक्शन कन्फर किया जाता है, हर एक कोर्ट को जुरिडिक्शन दिया जाता है। प्लेस के बेस पर जुरिडिक्शन होता है, अमाउंट के बेस पे जुरिडिक्शन होता है। जैसे प्लेस के बेस पे कि अगर कोई प्रॉपर्टी किसी कोर्ट के जुरिडिक्शन में सिचुएट नहीं है तो उस कोर्ट को उस प्रॉपर्टी पर ट्रायल करने का जुरिडिक्शन नहीं होता। अगर अमाउंट के बेस पर यानी मॉनिटरी या पिक्यूनरी जुरिडिक्शन की बात करें तो किसी किसी कोर्ट को आप जानते हैं कि एक लिमिट होती है कि 1 to 20,000 अलग कोर्ट ट्रायल करेगी, 20 से एबव अलग कोर्ट ट्रायल करेगा, 50 के ऊपर या 1 लाख के ऊपर कुछ डिफरेंट कोर्ट ट्रायल करने का पावर रखेंगे, तो ये कहलाता है जुरिडिक्शन। तो जुरिडिक्शन का मतलब है कोर्ट कॉम्पिटेंट है, और प्रीवियस कोर्ट यदि किसी प्रीवियस सूट को सुनने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं थी, यानी उसको जुरिडिक्शन नहीं था, तो सेक्शन 10 अप्लाई नहीं होती है। सेक्शन 10 तभी अप्लाई होती है जब प्रीवियस सूट कॉम्पिटेंट हो। कॉम्पिटेंट मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस और ऑन द बेसिस ऑफ पिक्यूनरी जुरिडिक्शन कॉम्पिटेंट होना चाहिए।
फिर नेक्स्ट आता है कि द क्वेश्चन डायरेक्टली इन इशू इन बोथ सूट शुड बी द सेम। जिस इशू को लेके प्रीवियस सूट फाइल किया गया है वही इशू बाद वाले सूट में उठाया गया है, तो इसको कहते हैं कि जो क्वेश्चन इन इशू वो सेम है। अगर दोनों सूट में क्वेश्चन या इशू जिसका क्लियरेंस पार्टीज कोर्ट से चाहते हैं वो सेम है तो सेक्शन 10 अप्लाई होगी। लेकिन इशू अगर डिफरेंट है तो सेक्शन 10 अप्लाई नहीं होगी। और लास्ट है स्टे ऑफ लेटर सूट फॉर ट्रायल। स्टे यानी सेक्शन 10 का जो इफेक्ट होता है वो ये है कि प्रीवियस केस में कोर्ट पेंडिंग है तो सब्सिक्वेंट कोर्ट यदि उस पर ट्रायल करेगा तो उसको सेक्शन 10 के इफेक्ट से उसको रोक दिया जाएगा। इसलिए इस रेस सब जुडिस या सेक्शन का जो ऑब्जेक्ट है वो पब्लिक पॉलिसी पर बेस करता है और दो कोर्ट जो किसी एक केस को एक साथ सुने इससे एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस होगा। और रेस सब जुडिस का जो डॉक्ट्रिन है न सिर्फ सेक्शन 10 में है बल्कि इस तरह की पेंडेंसी के दौरान ड्यूरिंग द पेंडेंसी द पार्टी शुड नॉट डू फर्दर ऑन दैट मैटर इज प्रोवाइडेड इन वेरियस लॉज नॉट ओनली एनसीपीसी। तो ये पेंडेंसी ड्यूरिंग पेंडेंसी कोई पार्टी कोई ट्रांजेक्शन ना करे ये सिर्फ सेक्शन 10 में ही नहीं है सीपीसी के, बल्कि ये ऑब्जेक्ट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट सेक्शन 52 में भी है, आर्टिकल 20 में भी है कि बार बार मुकदमेबाजी सूट को डिस्करेज करना सेक्शन 10 ही नहीं ऑलमोस्ट सारे इंडियन लॉज के ही ऑब्जेक्ट है। एक एग्जाम्पल से हम इसको क्लियर करें। एक्चुअली ये रेस सब जुडिस है क्या। एक एग्जाम्पल लें, सपोज ए हैज फाइल्ड ए सूट अगेंस्ट बी फॉर टेकिंग पोजीशन इन कोर्ट ऑफ सिविल जज क्लास 2 in Agra, which has jurisdiction to hear this case. Later on, A desired to file the same suit against B in civil judge class 2 Gwalior for the taking the possession. Since the case was already pending in Agra court, therefore due to effect of section 10, Gwalior court shall be barred from trial the suit filed by A. मतलब जब ऑलरेडी ए ने आगरा के सिविल जज के यहाँ पोजीशन लेने के लिए सूट पेश किया है और आगरा के सिविल जज क्लास 2 को उसमें जुडिक्शन है। अब आप उसी रेमेडी को पाने के लिए उसी पोजीशन को पाने के लिए आप ग्वालियर कोर्ट में दूसरा सूट बी के ही अगेंस्ट अगर ए फाइल करता है तो सेक्शन 10 अप्लाई होगी। इसलिए अप्लाई होगी कि ऑलरेडी केस पेंडिंग है और उसी सब्जेक्ट मैटर पर पेंडिंग है, उसी सब्जेक्ट मैटर इन द सेंस कि पोजीशन के लिए पेंडिंग है। पार्टी जो ही हैं ए और बी आगरा वाले सूट में ए प्लेंटिफ है, बी डिफेंडेंट है और जो ग्वालियर में सूट पेश किया गया है या किया जा रहा है उसमें भी प्लेंटिफ ए है और डिफेंडेंट बी है, यानी पार्टी सेम है और सब्जेक्ट मैटर काज ऑफ सब कुछ सेम है। तो फिर आप ग्वालियर में जो सूट पेश करेंगे या इंस्टीट्यूट करेंगे उसको ग्वालियर कोर्ट को सेक्शन 10 प्रोहिबिट कर देगा, रोक देगा। एंड थैंक यू। लेटर हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे सेक्शन 11 रेस जुडिकेटा। तो रेस जुडिकेटा क्या है? रेस जुडिकेटा और रेस सब जुडिस में सिर्फ एक ही बात का डिफरेंस है
कि सेक्शन 10 तब अप्लाई होती है जब केस पेंडिंग हो, और सेक्शन 11 तब अप्लाई होती है जब जजमेंट हो चुका हो। थैंक यू वेरी मच।